हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी एडीटी के सर। सो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी। हमने बहुत सारे उसमें प्रैक्टिस की थी। जो बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, पहले आप प्रीवियस वीडियो जितने भी वो सारे देखें, उसके बाद देखें। आज की क्लास में आपको, आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला, मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। मतलब अगर मेरे जो पुराने बच्चे जो मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको याद है कि मैं जो कहानियाँ सुनाया करता था, वैसी कहानियाँ आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। तो प्लीज़ आराम से देखते रहिएगा। तो छोटी सी एक पहले मैं बात बता देता हूँ। लास्ट क्लास की जो हम कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें एक तरीके का कॉन्जुगेशन होता है जहाँ मैं यूज़ कर रहा था उसको, कहाँ पे, जब स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा था तब मैं उसको यूज़ कर रहा था। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको आइडिया दे देता हूँ। तो लोन पेयर पी कॉन्जुगेशन का ये मतलब होता है, ऐसा कोई एटम जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, और बी एटम हो जिसके पास क्या प्रेजेंट हो बेटा, पी ऑर्बिटल हो। बी एटम जिसके पास, ऐसा लिख लो, क्या प्रेजेंट हो बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो क्या होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा बेटा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा। जनरली कॉन्जुगेशन होने के लिए हमने पढ़ रखा था 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल के लिए चाहिए, लेकिन इकलौता ऐसा केस है जहां पे 2 पैरेलल पी ऑर्बिटल आ जाते हैं, तो वहां पे भी क्या हो जाता है, कॉन्जुगेशन हो जाता है। और इस तरीके के कॉन्जुगेशन को ही हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैक बॉन्डिंग। पहला एग्जाम्पल, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं अपन। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये ऑक्सीजन, ये है CH3 बेटा, और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, CH2+। ध्यान से देखते रहिएगा प्लीज़ मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन, इसका ये वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन से इधर CH3 जुड़ा है, इसका एक लोन पेयर पी ऑर्बिटल में। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे दिया। यहाँ पे पैरेलल 2 ही ऑर्बिटल, बट ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस H2, और ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, CH3। अब आप देख रहे होगे, सॉरी, अब आप देख रहे होगे कि यार ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अनस्टेबल है। बेटा पहले चार्ज नहीं देखा जाता है, पहले क्या देखा जाता है, ऑक्टेट। पहले यहाँ देखो, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट था, नहीं। क्या इस केस में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल। तो अगर ये A है और ये B है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप क्या देखेंगे, B इज ग्रेटर देन A आएगा इसका आंसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे अपन देख लेते हैं। मान लो हमने ले रखा है, क्या ले लें अपन, यहाँ पे हमने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं OH, और OH से कनेक्टेड है BH2। हमको पता है BH2, बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली होता है क्या, कैसे, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2 बेटा, 2p1। तो 2s2 को अपन ऐसे लिखते हैं 2p1। ये हमारा कब था, जब ग्राउंड स्टेट की बात थी। एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे तो बोरोन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 बचे। लेकिन अभी भी देखो एक p ऑर्बिटल प्योर खाली है, तो बोरोन 3 बॉन्ड बनाए, लेकिन इसके पास एक प्योर p ऑर्बिटल खाली है। तो ये लोन पेयर क्या कर सकते हैं, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल बेटा, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये है CH2-, ये है SH। इस बार हमको पता है, क्योंकि सल्फर 3rd पीरियड का एलिमेंट है, तो उसके पास कौन सा ऑर्बिटल खाली होगा, 3d ऑर्बिटल खाली होगा, 3d ऑर्बिटल। तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड SH, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर ये A है और ये B है, कौन ज़्यादा स्टेबल बेटा, B इज ग्रेटर देन A। तो इसी को क्या बोला जाता है बेटा, बैक बॉन्डिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे, एरोमेटिसिटी पढ़ लेंगे, सब कुछ, जब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी आएगी, जो चैप्टर का कोर टॉपिक है, वहाँ पर हम देखेंगे कि बैक बॉन्डिंग से जो स्टेबिलिटी मिलती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, बाकी इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। आज की कहानी आपके लिए जो सुनाने जा रहा हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा मज़ा आने वाली ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जल्दी से इसको लिखिएगा, मैं इरेज करता हूँ, ये छोटा सा पार्ट था। हेडिंग डालिएगा जो आपको कोई नहीं पढ़ाता, जिसमें इतनी कंफ्यूजन है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। हेडिंग डालिएगा, स्टोरी ऑफ अ लोन पेयर। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा किसकी, लोन पेयर की। जल्दी से हेडिंग डालिएगा, स्टोरी ऑफ अ लोन पेयर। आपको क्या हेडिंग डालना है बेटा, स्टोरी ऑफ अ लोन पेयर। जल्दी से आप हेडिंग डालेंगे, स्टोरी ऑफ अ लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन। क्या डालेंगे, स्टोरी ऑफ लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन। स्टोरी ऑफ अ लोन पेयर, स्टोरी ऑफ अ लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन। मज़ा ही आ जाएगा। आज की कहानी अगर आपने ढंग से सुन ली ना, आपको मतलब
आनंद समझते हो, एकदम जहर वाली कहानी, एकदम जहर वाली कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो स्टोरी ऑफ ए लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन। तो जनरली हम क्या देखते हैं, दो तरीके के, एक तो नेचुरल कॉन्जुगेशन, जैसे नेचुरल कॉन्जुगेशन का फॉर एग्जांपल जैसे बेटा मान लो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन का p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, इसका कार्बन p ऑर्बिटल, तो ये रेजोनेंस अपने आप होता रहेगा, इसमें नेचुरल, कोई कराने की जरूरत नहीं पड़ रही, हो रहा है अपने आप हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब दूसरा जो कहानी है वो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बोलने जा रहा हूँ। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, यही अभी तक आपको पूछना चाहिए था एक्चुअल में सवाल, लेकिन आपने पूछा नहीं इसलिए क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया। आपने जो पढ़ रखा है ना, बहुत ही गलत पढ़ रखा है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अगर अभी मान के चलो कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा था, तो अगर ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये था CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैं नाइट्रोजन लोन पेयर लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जानता हूँ, उसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, 1s2, 2s2, 2p3, तो 2s2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ। और फिर क्या होगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया होगा, ऑर्बिटल की मिक्सिंग कराई होगी बेटा, तो क्या बना हमारे पास 4, हमारे को क्या मिले sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी क्या है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा बेटा, तो आप केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन देखो, पहले क्या था, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, एटम का ऑर्बिटल था, एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने क्या कर दिया, आपस में मिक्स कर दिया है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर दी, तो मिक्सिंग करने से हमको 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, क्योंकि ये एक ऐसे 3p, तो sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम की बात बोलने जा रहा हूं। यहाँ पे नाइट्रोजन हम देख रहे थे, जो 3 बॉन्ड बनाएगा, वो 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा बेटा, वो कैसा है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल है। ये वाला बॉन्ड भी कैसे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन मेरे भाई ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे इधर, यहाँ पे क्या है, ये जो लोन पेयर है वो भी किस में प्रेजेंट था, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये लोन पेयर भी किस में बेटा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। लोन पेयर किस में, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये था CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये नाइट्रोजन, इसका जो लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ एबव। जो बच्चे 11th में वो शायद नहीं समझेंगे ये डार्क लाइन का क्या मतलब है, और इसको मैं कर देता हूँ बिलो। अगर नाइट्रोजन sp3 है, तो sp3 का मतलब क्या है, 2 बॉन्ड प्लेन में होंगे और 2 क्या होंगे, ऊपर और 2 नीचे, सॉरी। तो ये क्या है, डार्क का मतलब ये अबव द प्लेन, मतलब ये प्लेन है, ये बोर्ड हमारा प्लेन है, तो प्लेन की ये हाइड्रोजन क्या है, बाहर निकले, और दूसरा हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है, तो लोन पेयर कहाँ है, प्लेन में है, और ये वाला बॉन्ड कहाँ है, प्लेन में। लेकिन हमने ध्यान से देखा, जब हम हाइब्रिडाइजेशन सीख रहे थे, तो ये बॉन्ड हमारा कैसा था, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था ये, और ये भी कैसा था, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हमारा लोन पेयर भी किस में प्रेजेंट होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। लेकिन मेरे भाई, आप सबसे मेरा एक सवाल है कि हम यहाँ जबरदस्ती हमेशा कहते थे कि ये कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन। आप हमेशा इसमें क्या करा रहे थे, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन करा रहे थे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में था, और हमने सीखा था कि कॉन्जुगेशन होने के लिए पैरेलल p ऑर्बिटल चाहिए, यहाँ तो ये पैरेलल p ऑर्बिटल में, इसका लोन पेयर तो पैरेलल p ऑर्बिटल में है ही नहीं, इसका लोन पेयर तो p ऑर्बिटल में है ही नहीं, इसका लोन पेयर कहाँ है एक्चुअली में, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तब यहाँ पे रेजोनेंस कैसे हो गया मेरे भाई, यही तो कहानी है। अगर इस कहानी को आप समझ गए ना, तो वो कहानी, मतलब अगर आप समझ गए तो समझ लेना कि आप बहुत ही ऊपर तक जाने वाले ऑर्गेनिक में। अब ध्यान से देखना, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ, और बहुत ही तगड़ा रीजन है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में एक टर्म पढ़ रखा होगा, इन्वर्जन बैरियर। इन्वर्जन बैरियर, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, इन्वर्जन बैरियर। देखो, ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अच्छा, इन्वर्जन बैरियर, और साथ ही साथ इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या है, चुपचाप से खाली बैठा है। तो खाली बैठा, कभी इधर उधर कर रहा है, तो ये इधर जैसे है तो इसको धक्का मार रहा है, तो ये इसको धक्का मार रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये क्या आता है, एक बार नीचे भी आ जाता है। बोले तो ये फ्लिप होके कहाँ आ जाता है,
ये इधर भी आ जाता है धक्का मार के। और मैं आपको बताऊं, ये जो फ्लिपिंग होती है ना, 1 सेकेंड में करोड़ों लाखों बार हो जाती है। मतलब नाइट्रोजन इस फेज से इस फेज में 1 सेकेंड में लाखों करोड़ों बार क्या होता रहता है, फ्लिप करता रहता है। ठीक है, तो अभी लोन पेयर किस में था बेटा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में था क्या, बोलो यस और नो, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में था, बोलो यस। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप जैसे छाता देखिए आपने, जब आंधी आता है तो छाता उल्टा हो जाता है, तो सेम चीज वैसे ये छाता है, छाता क्या हो गया, उल्टा, इसी वजह से इसका नाम अम्ब्रेला इन्वर्जन पड़ा है। अब जो काम की बात है वो मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको धक्का मार रहा होगा तो ये इधर, ध्यान से देखते रहिएगा। अभी मान लो क्या है, ये कहाँ है, ये मेरा मान लो अबव द प्लेन में है। चलो ऐसे छोड़ जाने देते हैं, ऐसे सीखते हैं कि जब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको धक्का मार रहा होगा तो ये इधर और ये इधर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा होगा। तो बीच में एक ऐसा स्टेट भी आएगा क्या कि नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ आ गया, प्लेन में आ गया क्या, प्लेन में आ गया। और ये तीनों हाइड्रोजन भी कहाँ आ गया बेटा, प्लेन में आ गए क्या। और प्लेन में आने की वजह से ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा काम की बात बोलने जा रहा हूँ। पहले sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में था, लेकिन एक इन दोनों कन्वर्जन के बीच में एक ऐसा फेज आया होगा जब नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ आया होगा, प्लेन में आ गया, मतलब प्योर p ऑर्बिटल में आया होगा। प्लेन में आने का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ होगा इसका, sp2। अगर इस स्टेट में पूछा जाए तो नाइट्रोजन क्या प्लेनर है, प्लेनर का मतलब हमेशा याद रखिएगा, जब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला गया था, पहले शेप को देखा गया, शेप के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बताया गया। तो इस फेज में नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, sp2 फॉर्म में। तो sp2 फॉर्म में होने की वजह से तो हम क्या कहेंगे कि ये जो लोन पेयर होगा ना मेरे भाई, ये प्योर, जब ये लोन पेयर यहाँ चला गया तो ये लोन पेयर अपना प्योर p ऑर्बिटल में रहेगा। अब ये लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि जब ये यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है तो यार कन्वर्जन के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही, तो मैं बताता हूँ। एनर्जी जो रिक्वायर होती है वो 4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमारे सिस्टम में इतनी एनर्जी प्रेजेंट होती है कि वो 4 किलो कैलोरी पर मोल को बहुत ही ईजिली इसके लिए मिल जाएगी। तो मेरे भाई अब ध्यान से देखना, जो काम की बात मैं बोलने जा रहा हूँ इसको मैं, आप चाहे तो ये कहानी लिखते रहिएगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, ये इधर का पार्ट इरेज करता हूँ ताकि मैं आपको कहानी का कोर समझा सकूँ। आप ध्यान से देखना, आपको ये देखना है कि पहले ये कार्बन रहा होगा, कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, ये कार्बन p ऑर्बिटल, नाइट्रोजन। तो पहले क्या था, नाइट्रोजन कहाँ था, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का अबव, एक ऐसा। तो लोन पेयर कहाँ था बेटा, अभी ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो लेकिन मुझे पता है ये क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। और रोटेट करने से ध्यान से देखते रहिएगा, जैसे ये क्या किया, रोटेट कर रहा होगा, रोटेट करने से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। कार्बन था ये, कार्बन का ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल कार्बन का, रोटेट करने से नाइट्रोजन एक ऐसा फेज आएगा जहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर कहां पे आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा मेरे भाई, प्योर p ऑर्बिटल में आएगा। और प्योर p ऑर्बिटल में जैसे ही आएगा, इस लोन पेयर क्या करने लगेगा, ये इसके साथ रेजोनेंस करने लगेगा। मतलब ध्यान से देखिएगा इधर, अब ये लोन पेयर क्या करने लगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन करने लगा, मतलब ये लोन पेयर इधर डीलोकलाइज। अरे भैया लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर, ठिकाने लगाना। किसी पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो चाहता है यार मुझसे कोई ले जाए, ये अपना क्या करेगा, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठिकाने लगाना चाहेगा। और ठिकाने लगाने के लिए कॉन्जुगेशन किया, जैसे लोन पेयर इधर गया, भैया इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं आपको 5 किलोमीटर दौड़ा दूं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी, आपके अंदर की एनर्जी घट जाएगी। तो इसी तरीके से अगर ये देखें, ये लोन पेयर क्या करने लगा, एक जगह से दूसरी जगह जैसे इंटरेक्ट किया, जैसे कॉन्जुगेशन किया, कॉन्जुगेशन में क्या आने लगा, इसको मजा आने लगा। मजा कैसे आने लगा, ये लोन पेयर जैसे इधर गया तो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, घट गई। और सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, पहले ये कहाँ प्रेजेंट था, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, लेकिन जब ये क्या कर रहा होगा, इन्वर्जन बैरियर या अम्ब्रेला इन्वर्जन के थ्रू रोटेट हो रहा होगा, तो ऐसा फेज आएगा जब लोन पेयर कहाँ आ गया होगा, पैरेलल p ऑर्बिटल में। और पैरेलल p ऑर्बिटल में आ गया तो मजा ही आने लगा भाई साहब, आनंद आ गया। अब आनंद आने लगेगा, जब इस फेज में आनंद आ रहा है तो वापस से, जब इस फेज में आनंद आने लगा, मजा आने लगा, तो इस फेज में क्यों जाएगा, या इस फेज में क्यों ही आएगा। इसी को मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ। इतनी बात लिखिएगा और इसी में मैं आपको एक कहानी, ये जल्दी से इतना पार्ट लिखो, मैं एक कहानी के थ्रू आपको इसको समझाता हूँ। और कहानी है किसकी, पप्पू और चप्पू की। पप्पू समझ गए आप, वापस से नो पॉलिटिकल जोक,
कोई पॉलिटिकल जोक नहीं बोलेगा। अगर आप पॉलिटिकल समझ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने कोई जोक ऐसा नहीं बोला है। पप्पू का मतलब मेरा पप्पू ही है, अगर आप वो समझ रहे हो तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, कहानी है दो बंदे की, एक का नाम है पप्पू और दूसरे का नाम है चप्पू। तो ध्यान से देखिएगा, एक ये बिल्डिंग है, क्या है ये, एक बिल्डिंग है जिसमें लगभग 5-6 माले हैं, ठीक है। तो पप्पू जो है बेटा, ये डायग्राम मेरा थोड़ा देख लेना, इसका नाम है क्या, पप्पू, ठीक है, इसका नाम क्या बेटा, पप्पू। और एक दूसरी बिल्डिंग है, पप्पू के सामने ही एक बिल्डिंग रहती है, पप्पू के सामने ही एक बिल्डिंग है, उसमें भी लगभग 4-5 माले, वहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है, चप्पू। कौन रहता है बेटा, चप्पू। अगर मैं कहूँ यार पप्पू से जाओ थोड़ा सा छत में ऊपर घुमाओ, तो पप्पू कहेगा अरे यार हटाओ यार, ऊपर इतना सीढ़ी चढ़ के, लिफ्ट लगी नहीं, अब इतना सीढ़ी चढ़ के कौन जाए, इतना सीढ़ी खर्च, इतना चलना पड़ेगा अपने को, एनर्जी। यही चीज़ मैंने चप्पू से कहा, चप्पू भी कहा यार इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मैं क्यों ही जाऊँ ऊपर। नहीं जा रहे हैं दोनों। लेकिन बेटा एक ऐसा दिन आया, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा दिन आया कि यहाँ पे एक बिल्डिंग, जो ये पप्पू जिसमें रहता था, ये बिल्डिंग थी, ठीक है। और लेकिन ऊपर वाले माले में कौन आ गया, ये वाला गाना नहीं सुना है क्या आपने। इसका नाम है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बेटा चंपा। क्या नाम है इसका, नाम है चंपा। चंपा जानते, नहीं जानते। चंपा एक सुंदर कन्या है। कौन है, चंपा एक सुंदर कन्या। अब यहाँ पे कौन रहता था, पप्पू रहता है। लेकिन हमने देखा चप्पू के केस में, चप्पू के बिल्डिंग में कोई नहीं है। अगर आप पप्पू को ऊपर जाना है तो पप्पू कहेगा बाढ़ में जाए, एनर्जी ऊपर आपको दिख रहा है ना, ऊपर आप पप्पू इतना तेजी से ऊपर मिलेगा आपको। भैया पप्पू अब नीचे नहीं, पप्पू का घर शिफ्ट होके पप्पू आपको कहाँ दिखने लगेगा, पप्पू कहाँ नहीं, पप्पू का घर ग्राउंड फ्लोर नहीं, अब पप्पू भैया यहाँ आ जाएंगे। ये कौन आ गया, पप्पू। सोचो पहले पप्पू नीचे रह रहा था, ठीक है, कौन जाए ऊपर यार, कौन जाए इतना एनर्जी खर्च करके सीढ़ी चढ़ के, कौन जाए ऊपर। कौन आ गया, एक सुंदर कन्या, और सुंदर कन्या का नाम क्या है, चंपा। अब उसको बढ़िया देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो बस पप्पू भाई साहब अब ऊपर ही दिन भर दिखेंगे, नीचे अपना घर बार कहेंगे हटाओ यार, घर बार कौन है, घर बार हटाने बेच दो। ऊपर जाएगा पप्पू। अब आपको पप्पू कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। ऊपर क्यों है, क्योंकि मज़ा आ रहा है ना यार, मज़ा आ रहा है, देख रहे हो ऊपर, अब तो उसका बढ़िया चल रहा है, सीन चल रहा है, एकदम मज़ा ही आ रहा है। लेकिन चप्पू क्या ऊपर जा रहा है, नहीं, चप्पू के यहाँ थोड़ी ना कोई आए। तो पप्पू कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब क्या ऊपर से वो नीचे आना चाहेगा, ना भैया ऊपर मज़ा आ रहा है। जब मज़ा, कोई चीज़ में मज़ा आता है तो हमको फिर, जब मज़ा आ रहा है तो चलता ही रहना चाहिए। जब आप कोई वेब सीरीज़ देखते हो तो आप कहते हो ना एक बार में निपटा देते हो। ध्यान से देखिएगा, अब ये जो हमने कहानी समझी, अब इस कहानी को अप्लाई करते हैं। जैसे मैं ऊपर का पार्ट इरेज कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अब कहानी आपको समझ में आएगी कि ये केस था NH2 और ये दूसरा केस है बेटा CH2NH2। तो ये केस वो वाला है, ये हमारा कौन है, पप्पू है। कौन है, ये पप्पू है, और ये हमारा कौन है, चप्पू है। तो पहले ध्यान से देखिएगा, पप्पू का जो लोन पेयर था वो कहाँ रहता था, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर मतलब यहाँ रहता था, मतलब ग्राउंड फ्लोर का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता था। लेकिन ऊपर अगर चला जाए, ऊपर कोई सुंदर कन्या दिख रही है उसको, ऊपर इसके लिए सुंदर कन्या कौन है, कॉन्जुगेशन है। तो पप्पू कहाँ गया, एक बार ऊपर पहुँच गया। ऊपर आने का मतलब क्या है, इसका प्योर p ऑर्बिटल में आ गया। अब ऊपर उसको मजा आ रहा है, ये लोन पेयर बढ़िया कॉन्जुगेशन कर रहा है, एकदम क्या ही बताऊं, इतना मजा आ रहा है ना, इतना मजा आ रहा है, क्या ही बताऊं, इतना मजा आ रहा है कि अब ये ऊपर चला गया, कॉन्जुगेशन। भाई साहब इतना कॉन्जुगेशन होने से होगा क्या कि जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, तो एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलेगी तो भैया यहाँ पे इसको थोड़ी बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ जो मिल रहा है ना बेटा, वहाँ तो उसको अलग ही मज़ा आ रहा है, वहाँ जो सुख मिल रहा है उसको तो मज़ा ही आ रहा है। तो वो वाला क्या, इसका मेरा कहने का ये मतलब कि अब लोन पेयर कॉन्जुगेशन करेगा तो स्टार्टिंग में जो थोड़ी सी 4 किलो कैलोरी मैंने बताया था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से p में जाने में, तो उतना एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी कॉन्जुगेशन से मिल रही, तो वो एनर्जी तो कुछ है ही नहीं। तो अब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन करने लगा। तो इस वजह से मैं क्या कहूँगा, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा
ऐसे लोन पेयर को कैलकुलेट करते हैं जो लोकलाइज्ड है। क्या ये लोकलाइज्ड है? नहीं, ये डी लोकलाइज्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp2। लेकिन बेटा ये क्या है? चप्पू वाला केस है। अब इसके मोहल्ले में कोई आया ही नहीं, इसके बिल्डिंग में कोई आया ही नहीं, क्यों नहीं है? अब जैसे क्या लोन पेयर के बगल में क्या कोई, जस्ट बगल में क्या कोई पी ऑर्बिटल दिख रहा है? पैरेलल पी ऑर्बिटल ही नहीं, और मेरे बिल्डिंग में कोई आया नहीं, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। मज़ा ही नहीं आएगा तो फिर मैं क्यों पी ऑर्बिटल में जाऊंगा? तो यहाँ पी ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, तो इस वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? sp3 हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये पप्पू और चप्पू की कहानी? इस कहानी को ज़रूर से, जैसे मैं डायग्राम बनाया उस कहानी को ज़रूर से लिखिएगा, अपने शब्दों में समझिएगा और ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और ये कहानी आपको अपने दोस्तों तक ज़रूर सुनानी है। ऐसी कहानी आपको बहुत ही कम मिलने वाली। जल्दी से फटाफट से ये कहानी लिखो और अगली कहानी के लिए तैयार रहना। इस बार पप्पू, चंपा और चप्पू, और शायद चप्पू चंपा की सहेली भी आएगी। अभी तो देखते जाओ कौन कौन आने वाला है। जल्दी से इस कहानी को लिखिएगा, फिर मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। आपने आई थिंक लिख लिया होगा। मज़ा आया कि नहीं यार? मज़ा आया ना? तो मज़ा आया तो जल्दी से अब अपने को 10 दोस्तों को बताना है। आपको काम क्या करना है? अपने 10 दोस्तों को क्या करना है? आपका काम क्या है? 10 दोस्तों को ये कहानी सुनानी है या वीडियो शेयर करना है, सो दैट उनको भी ये कहानी पता चल सके। अब समझ में है? पहले हमको क्या, हमको पता ही नहीं होता था। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर होता था, हम ज़बरदस्ती कॉन्जुगेशन कराए पड़े थे, हमको पता ही नहीं था कि ऐसी कहानियाँ भी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, ये ऐसा केस था, ये ऑक्सीजन, ये H। तो पहले इसका जो 2 लोन पेयर होगा वो किस में रहा होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। फिर रोटेट हुआ होगा, रोटेट होने के बाद एक लोन पेयर किस में आया होगा? p ऑर्बिटल में आया होगा। और p ऑर्बिटल में आया तो भाई साहब कॉन्जुगेशन, मज़ा ही आने लगा। आई क्या बात समझ में? आया क्या? चलो, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है। अब मेरा जो अगला सवाल है या जो अगली कहानी है उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब मेरे भाई ये लोन पेयर है। अब मेरा आपसे ये सवाल है, ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर है तो ये, इसका क्या दोनों लोन पेयर कॉन्जुगेशन करेगा क्या? तो आप कहोगे सर एक लोन पेयर पी ऑर्बिटल में आएगा तो ये सिर्फ कॉन्जुगेशन करेगा, तो दूसरा नहीं करेगा। चलो मैं आपकी बात से मान लेता हूँ, आपकी बात आप जो कहोगे वो मैं मान लूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे भाई मैं सवाल ये दे दूँ, ये ऑक्सीजन, ये है C डबल बॉन्ड R। इस बार क्या है बेटा? इसके पास 2 लोन पेयर है। अब मेरा आपसे सवाल ये है बेटा, बहुत ही काम की बात बोलने वालों, इवन बता रहा हूँ आधे टीचर्स को भी नहीं पता होती, इतनी काम की बात है ये। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, अब एक इधर चला जाए और दूसरा इधर चला जाए, तो मतलब ऑक्सीजन का क्या दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं? तो शायद अगर आप दोनों कह रहे हो तो आपका जवाब गलत है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, था क्या? आप ध्यान से देखना। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे पप्पू की बिल्डिंग में कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया, ये वाली कहानी सुनी क्या आपने? है ना, कोई आ गया। अब पप्पू जो चप्पू बैठा था ना यार, उसके बिल्डिंग में कोई आया ही नहीं, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, पहले ये पप्पू हम नीचे हैं और इसके साथ साथ कौन आ गया? चप्पू भी आ गया। ये कौन है? चप्पू भाई साहब, और ये हमारे भाई साहब कौन है? पप्पू, ठीक है। ये कई सारी बिल्डिंग है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, काम की बात बोलने जा रहा हूँ। काम की बात कुछ ऐसी है कि अब पप्पू है, चप्पू है, ठीक है। तो अभी बिल्डिंग में ऊपर कोई नहीं रह रहा था, लेकिन मान लो बिल्डिंग में कौन आ गया? वापस से चंपा आ गई। लेकिन बेटा चप्पू ना अभी उस टाइम पे सो रहा है। क्या कर रहा है? सो रहा है। तो पप्पू भाई साहब ने देखा चंपा आ गई, तो पप्पू भाई तुरंत क्या होंगे? तुरंत पप्पू भाई कहाँ मिलेंगे आपको? ये बिल्डिंग वापस से बना रहा हूँ। अब ये कौन है? अब यहाँ पे हमारे पप्पू भाई साहब, पप्पू वापस से कहाँ चढ़ाएं? ऊपर चढ़ाएं बिल्डिंग के। किसके पास आ गए? चंपा के साथ। वो कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं। आपने वो गाना सुना है कि नहीं? दिल है कि मानता नहीं। बस वही गाना पप्पू फॉलो कर रहे हैं, दिल है कि मानता नहीं। लेकिन यार एक गलती ये हो गई कि चप्पू ना सो रहा था, और चप्पू जैसे ही जगह
चप्पू जैसे ही जगह, अब उसका भी दिल है कि मान्यता नहीं, लेकिन बेटा दिक्कत ये है कि ये जो पप्पू है ना, अगर ये ऊपर चला गया है, अब ये चप्पू अगर ऊपर जाना चाहेगा तो अब पप्पू लात मार के गिरा देगा, हट। एक बार मैं, अब पप्पू चंपा के साथ जब अकेले में बिजी है तो भैया क्यों चप्पू को आने देगा, तो चप्पू को जो ऊपर जाने में एनर्जी लगनी थी, एनर्जी उससे भी ज़्यादा लगनी होगी। क्यों? देखो, पप्पू यहाँ से यहाँ गया तो एनर्जी मान लो x लगी, लेकिन चप्पू अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो एनर्जी क्या x लगेगी? नहीं, x एनर्जी तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन अब जो पप्पू है उसको लात मार के नीचे भी गिराएगा, तो चप्पू को उससे भी बचना पड़ेगा। तो x प्लस मान लो a अमाउंट की एनर्जी, मतलब जितना पप्पू गया, पप्पू से ज़्यादा एनर्जी अब चप्पू को लगानी पड़ेगी। तो जो पप्पू है वो अब चप्पू को ऊपर नहीं आने देगा। पप्पू को मज़ा आ रहा है ना, अकेले अकेले स्पेंड टाइम बिताएगा चंपा के साथ, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लॉजिक लगता है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। जानते हो क्या होता है? ध्यान से देखना। जैसे टीचर्स इसका रीज़न क्या देते हैं, अब ध्यान से सुनना। टीचर्स क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन है, अगर मान लो एक बार ये रेजोनेंस में इधर से रेजोनेंस किया तो ये बना ऐसा, ये बना ऐसा, ये बना ऐसा, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लोन पेयर। अब लोन पेयर तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। तो जानते हो टीचर्स क्या बताते हैं? ऑक्सीजन अगर sp2 स्टेट में होता है तो वो कभी भी अपना लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करता है। और मेरे भाई इतनी गलत बात बताई जाती है, इतनी गलत बात, मैं 2 सेकेंड के अंदर ये बात रॉन्ग प्रूव कर सकता हूँ। टीचर्स बता देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है ना। टीचर्स बोलते हैं ऑक्सीजन sp2 स्टेट में उसका एक लोन पेयर जो बचा होता है वो कभी भी रेजोनेंस, ऑक्सीजन sp2 स्टेट में कभी भी रेजोनेंस नहीं करता या कभी भी कॉन्जुगेशन नहीं करता। ये महा गलत बात है, इतनी गलत बात है। कैसे? अगर आपको प्रूफ देखना है, प्रूफ भी दिखाता हूँ। अब पहले ध्यान से सुन लो कि ये दूसरा लोन पेयर जो है वो क्यों नहीं करता है, इसका रीज़न सुन लो। अच्छा, इधर की कहानी लिख लिए थे, इधर की कहानी लिख लिए थे ना। ये जितना डायग्राम बना रहा हूँ सब आपको बनाना है, ताकि जब आप डायग्राम बनाएंगे और हिंदी में अपने से कहानी लिख लेना सब, ठीक है। अब जो मैं काम की बात बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। हमको पता है ये हमारा s ऑर्बिटल होता है, फिर हमारा कौन होता है? p ऑर्बिटल, और sp इन दोनों के जस्ट बीच में होगा, ठीक है। sp के बाद कौन आएगा बेटा? यहाँ पे कौन आएगा? sp2 आएगा, फिर यहाँ पे कौन आएगा? sp3 आएगा। तो पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर हम कॉन्जुगेशन नहीं देख पा रहे थे तो पहले हम क्या देख रहे थे कि ऑक्सीजन का जो दोनों लोन पेयर था वो किस में था बेटा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में था। फिर एक लोन पेयर कहाँ चला गया बेटा? अब देखना नेक्स्ट केस क्या आएगा कि एक लोन पेयर हमारा क्या होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से कहाँ चला गया? p ऑर्बिटल में चला गया। p ऑर्बिटल में जैसे लोन पेयर आ गया, जैसे एक लोन पेयर आ गया, लेकिन sp3 वाला तो अभी भी यहीं पे था, ये था sp3 हमारा, ये sp2 और ये हमारा sp रहा होगा, और यहाँ पे हमारा s था, ठीक है। तो जैसे एक लोन पेयर कहाँ चला गया? P में चला गया। अब लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, sp3 में जो लोन पेयर था, अगर अब ये ऊपर जाना चाहेगा तो पहली चीज़, ऊपर जैसे ही जाएगा तो लोन पेयर क्या होने लगेगा? रिपल्शन होने लगेगा। तो जो ऊपर P में चला गया है एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, अब वो इसको नहीं आने देगा, क्योंकि ये जैसे ऊपर जाएगा तो लोन पेयर रिपल्शन होगा, लोन पेयर रिपल्शन होगा। तो जिसकी वजह से अब जो एक लोन पेयर बचा है वो कहाँ ही रह जाएगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह जाएगा, वो P में जा ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से मेरे भाई यहाँ इसका जो एक्चुअल रीज़न है कि एक लोन पेयर जैसे ही किस में चला गया? प्योर p ऑर्बिटल में चला गया, तो जो दूसरा लोन पेयर बचा होगा जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहा होगा, अब वो ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ऊपर जाने में लोन पेयर रिपल्शन होगा, इस वजह से वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह गया, इस वजह से वो रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन नहीं कर पाता है। अब मेरे भाई जो टीचर्स का एक्सप्लेनेशन होता है कि ऑक्सीजन sp2 स्टेट में होगा तो कभी भी रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, तो उनके लिए मेरे पास एक सवाल ये है कि बेटा हमने ये पढ़ा रखा था क्या? CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे? 2 लोन पेयर होंगे। तो अगर ये कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा था तो हम देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ऑक्सीजन कितने सिग्मा बॉन्ड? 1, और कितने लोन पेयर? 2, तो टोटल सम आया 3 का मतलब sp2। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, ऑक्सीजन sp2 था ना, फिर भी यहाँ का ऑक्सीजन लोन पेयर क्या कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा था? पिछले क्लास में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर बिल्कुल कॉन्जुगेशन कर रहा था, इसके साथ कर रहा था। तो महा गलत आपको टीचर्स बताते हैं जो कहते हैं कि sp2
ऑक्सीजन एक बार रेजोनेंस कर लिए तो sp2 में आ गया, sp2 में आ गया, इस वजह से ये लोन पेयर क्या नहीं कर पाता है, कॉन्जुगेशन नहीं कर पाता। वो बहुत ही ज़्यादा गलत रीज़न है। एक्चुअल रीज़न क्या होता है, ये मैंने आपको कहानी बताई, इस कहानी को आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना कोई बुक बताती है ना कोई टीचर बताता है। इस कहानी को आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, वीडियो पॉज करके या स्पीड स्लो करके धीरे धीरे करके लिखो, ये कहानी आपको खुद से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसी में मैं एक कहानी और सुना दूं क्या, एक कहानी और सुनोगे? जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं बेटा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है हमारा NH3, तो सॉरी NH3 नहीं NH2 आएगा। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, कभी कभी होता है क्या है, लोग कहते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पे किस स्टेट में था, पहले sp3 में था, लेकिन वो प्योर p ऑर्बिटल में चला गया लोन पेयर, तो एक्चुअल में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। पहले क्या था, sp3 से sp2। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नाइट्रोजन अगर sp स्टेट में हो, नाइट्रोजन अगर sp2 स्टेट में, तो उसका लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस नहीं करता। वो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के फॉर्म में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड NH है, तो बहुत सारे टीचर्स बता देते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर परपेंडिकुलर होता है, ऐसी वैसी कहानी, और उसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर पा। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले किस में था, sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था इसका, लेकिन हमको पता है जैसे ये p ऑर्बिटल में आएगा इसका लोन पेयर, तो ये p ऑर्बिटल इसको बगल में देखेगा और बगल में देखेगा तो ये कॉन्जुगेशन करने लगेगा। तो एक्चुअल में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, sp, पहले क्या था sp2। तो जो टीचर्स बता देते हैं कि नाइट्रोजन अगर sp2 स्टेट में है तो वो कभी भी कॉन्जुगेशन नहीं करता, वो कहानी भी बहुत ही ज़्यादा गलत कहानी होती है। तो उस कहानी पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। इतनी जितनी कहानी मैंने आपको सुनाई, जल्दी से अपने शब्दों में इसको लिख लीजिएगा, अपने शब्दों में लिखिए, उसके बाद आगे की कहानी सुनाते हैं। आगे की कहानी तो और ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है उसमें। तो मेरे भाई आपने इतना लिख लिया होगा जो मैंने कहानी बताई अपने शब्दों में। अब जो कहानी बताने जा रहा हूँ उसमें भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ लोन पेयर, अगर वो इन कॉन्जुगेशन है, अगर वो कॉन्जुगेशन में है, इन कॉन्जुगेशन, और एक बार केस आता है नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन, तो मैं गारंटी से कहूँगा जब वो कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा होगा तो उसका जो लोन पेयर होगा वो कैसा होगा, लोकलाइज्ड होगा क्या। और अगर वो कॉन्जुगेशन कर रहा है तो उसका लोन पेयर कैसा होगा, डीलोकलाइज्ड होगा। अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो गारंटी से याद रखना जो लोन पेयर होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, प्योर p ऑर्बिटल में। लेकिन अगर वो कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा है, लोकलाइज्ड है, तो हमेशा याद रखना लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। काम की बात है, याद रखिएगा। एक कहानी से और रूबरू कराता हूँ आपको। अगर मान लो सवाल ऐसा कुछ आ जाए, इंपॉर्टेंट है, बोलने जा रहा हूँ, बहुत ही काम की बात है। ये है डबल बॉन्ड NH2, बोलो हाँ, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर मैं CH2- लिख देता हूँ, मेरे भाई ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, ये भी कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। अगर आपसे सवाल आ जाए एग्जाम में कि ये ज़्यादा अच्छा कॉन्जुगेशन कर रहे हैं कि ये ज़्यादा अच्छा, इसके बाद मैं रेजोनेंस एनर्जी जो टर्म है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो सवाल जानते हो क्या आएगा, अगर जो जितना अच्छा कॉन्जुगेशन करेगा तो वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो सिस्टम जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा। तो एग्जाम में सवाल आएगा इन दोनों में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, तो रेजोनेंस एनर्जी को कैसे देखेंगे, जिसमें जितना बढ़िया कॉन्जुगेशन हो रहा हो। अब मेरे भाई पहले आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में किस में बढ़िया कॉन्जुगेशन हो रहा है। अगर आप बता ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बता पा रहे हैं तो मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ, और वो कहानी आपको बहुत ही मज़ा आएगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक बार की बात है कि एक बिल्डिंग है और उसी के सामने एक और बिल्डिंग है। ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला सीन हो जाएगा अगर आपने एक भी बार नज़र हटाई। ये बिल्डिंग है, ये वाली भी बिल्डिंग है, लेकिन इस बार दो लोग रहते हैं। यहाँ पे रहता है बेटा पप्पू। कौन है ये, हमारा पप्पू भैया। पप्पू जानते हो ना, पप्पू के साथ, लेकिन इस बार पप्पू अकेले नहीं रह रहा है बेटा। पप्पू है ये, इसकी आँख वाँख बना देते हैं, नाक वाँख बाल वाल लो बना लो अच्छे से। इस बार पप्पू है और पप्पू की गर्लफ्रेंड भी है।
पप्पू है और पप्पू की एक गर्लफ्रेंड है जो कि पप्पू के साथ रहती है। बाल वाल अच्छे से बना दो, नहीं पप्पू गुस्सा हो जाएगा, उसका बाल वाल अच्छे से बना दो, ठीक है। लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा, जो चप्पू है ना, पप्पू तो भैया ठीक है, लेकिन जो चप्पू है ना, चप्पू की एज जो है वो 40 साल है। और चप्पू ना, जो पप्पू है तो वो तो बढ़िया भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, उसको चल रहा है बढ़िया, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चप्पू है वो जो दूसरे बिल्डिंग में रहता है, उसकी उम्र है 40, उसने कभी लड़की नहीं देखी या लड़कियों को देखा ही नहीं उसने कभी, और मतलब उसकी इतनी एज हो गई कभी लड़कियों से बात ही नहीं किया, इतना डरपोक टाइप का। तो लड़कियों के नाम पर उन्होंने किससे बात किया है, कस्टमर केयर का जो फ़ोन नहीं आता है, हेलो सर सर्विस ले लीजिए, तो बस चप्पू वैसे ही टाइप का है कि उसने अगर कभी मौका सुनने को आवाज़ मिली तो बस ऐसे ही मिली, चप्पू की ज़िंदगी में से कभी आए नहीं। तो चप्पू जो रहता है वो चप्पू ऑलमोस्ट 40 साल के, उसने लड़की के नाम पे कभी कुछ देखा ही नहीं है। ध्यान से देखिएगा, तो चप्पू जो है यहाँ रहता है, बिल्डिंग के ऊपर रहता है, 2nd 3rd फ्लोर में। ये हमारा कौन है, चप्पू रहता है। चप्पू एकदम, चप्पू की एज क्या है, 40 साल की, 40 बरस का है। और यहाँ है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ ऊपर आ गई है चंपा। कौन आ गई है, इसका नाम है चंपा। और यहाँ पे ऊपर रहने आई है, यहाँ पे इसके बिल्डिंग में भी, चप्पू के बिल्डिंग में भी कोई आया है, ठीक है। चप्पू के बिल्डिंग में जो आया है उसका नाम है चमेली। क्या नाम है, हमने देखो एकदम नाम सोच रहे, देखो मैं इतना अच्छा आपके लिए नाम खोज के ला रहा हूँ, चमेली रहती। अगर मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, आपने वो वाला गाना सुना होगा ना, कौन सा गाना था, कौन सा गाना था मुझे भी नहीं याद आ रहा है, एक चांद का तुक, हाँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ चंपा रहती है और यहाँ चमेली रहती है। पप्पू नीचे है और पप्पू की गर्लफ्रेंड है। ऊपर चंपा ने खिड़की खोला और थोड़ा सा इशारा किया। वो गाना सुना है ना आपने, कौन सा गाना था यार, वापस से भूल गया। अरे यार कौन सा गाना था, आप याद दिलाओगे, कौन सा गाना था, याद ही नहीं आ रहा यार, कौन सा गाना था। एक चांद का मुखड़ा रहता है, हाँ, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का मुखड़ा रहता है, और आगे मुझे नहीं याद है, बाकी आप समझो। तो यहाँ से खिड़की खुली और चंपा ने इशारा किया, और भाई साहब पप्पू रहता तो है इसके साथ भी, पप्पू नीचे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो रह रहा है, बट वो है ना कि यार दिल है कि मानता नहीं। ऊपर से इशारा आया तो पप्पू का मन ऊपर भी जाना है, पप्पू सोच रहा ऊपर भी जाने का मन हो गया। भले पप्पू की गर्लफ्रेंड है, जैसे आप समझ रहे हो ना, आपकी भी कोई होगी, लेकिन कभी कभी होता है ना, इधर भी देख लिए उधर भी देख लिए हैं, करते हो कि नहीं, करते हो कि नहीं, अरे बेटा सब पता है मुझे। तो पप्पू की गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन अगर ऊपर चंपा ने इशारा किया, थोड़ा सा भी इशारा किया, खिड़की खोली, तो भाई साहब पप्पू ऊपर जाने का मन तो बहुत ज़्यादा करेगा और पप्पू ऊपर जाएगा। लेकिन बेटा अगर चमेली ने खिड़की खोली और थोड़ा सा इशारा किया, और किसको किया, चप्पू को, भाई साहब चप्पू लड़की कभी देखी नहीं और लड़की ने इशारा कर दिया, तो भैया चप्पू सब छोड़ छाड़ के, मतलब अपना घर वर छोड़ छाड़ के सबसे पहले ऊपर कौन पहुँचेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, इशारा आया तो नीचे पप्पू के तो साथ कोई रहता है, लेकिन चप्पू 40 बरस का है, जब लड़की नहीं देखा कभी, तो अगर ऊपर से इशारा चंपा कर रही, ऊपर से इशारा सेम टाइम पे चमेली कर रही, तो सबसे पहले ऊपर कौन जाएगा मेरे भाई, पप्पू। तो ठीक है, पप्पू के साथ कोई रह भी रहा है तो पप्पू को इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले कौन जाएगा बेटा, चप्पू जाएगा। चप्पू भाई साहब एक बार ऊपर से मिल इशारा तो आ जाए, तुरंत दौड़ा दौड़ा एनर्जी, अरे भागो एनर्जी, सीढ़ी वीढ़ी देखेगा नहीं, इतना दौड़ते हुए जाएगा। तो यही कहानी किसकी है, इन दोनों की कहानी। अब ध्यान से सुनिएगा, कहानी कैसे समझनी है, ध्यान से देखना। ये कहानी ऐसी है कि नाइट्रोजन है यहाँ पे, और ये कहानी यहाँ पे ऐसी है कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब मेरे भाई आप मुझे खुद बताएंगे कि न्यूट्रल एटम और चार्ज एटम में कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन न्यूट्रल है, ये चार्ज है। तो ये न्यूट्रल है तो मतलब इसके साथ एक स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी कौन थी यहाँ पे, उसकी गर्लफ्रेंड थी क्या, तो उसके साथ एक स्टेबिलिटी, लेकिन फिर भी ऊपर जाने पे उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ऊपर तो ये भी जाएगा, लेकिन पहले ये जाएगा, क्यों, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने का मतलब है इसका लोन पेयर किस में चला जाएगा, पी ऑर्बिटल में जाएगा, और पी ऑर्बिटल में जाएगा तो और मज़ा आएगा, कॉन्जुगेशन मिल रहा है, कॉन्जुगेशन से और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर इसको मिला मौका पहले से, यार मेरी उम्र 40 बरस है, एक बार मौका मिल जाए, बस एकदम मौके की तलाश में, तो कि
एक बार कहीं से मिल जाए मौका मैं तुरंत ऊपर पहुंचूंगा। तो इसको अगर मौका मिलेगा तो सबसे तेज़ी से रेजोनेंस कौन करेगा, ये करेगा। तो अगर इन दोनों में पूछा जाए कॉन्जुगेशन कौन करेगा ज़्यादा तेज़ी से, तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कॉन्जुगेशन कौन करेगा, ये ज़्यादा बढ़िया करेगा, ये ज़्यादा तेज़ी से करेगा। अगर ये कॉन्जुगेशन कर रहा है ज़्यादा तो स्टेबल ज़्यादा होगा, स्टेबल ज़्यादा होगा तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में और बताऊंगा भी, इतना याद रखना, अगर जो कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा, कॉन्जुगेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या जितना तेज़ी से घूमेगा इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। मेरे भाई याद रखिएगा, अगर मैं देखूं सिग्मा में क्या हो रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट जब हमने पढ़ा था तो इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए। और हम रेजोनेंस में क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर तक जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन दूर तक जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, पाई में प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन बहुत ही ईजिली तरीके से हो जा रहा है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, इंडक्टिव और रेजोनेंस में या कॉन्जुगेशन में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हो रहे हैं, यहाँ क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो हमेशा वर्ड याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और रेजोनेंस में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीटली चला जा रहा है। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहूँगा कि रेजोनेंस हमेशा डोमिनेटिंग करेगा, रेजोनेंस ज़्यादा बड़ा फैक्टर होगा ओवर इंडक्टिव। अभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तब उसके बाद और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। तो इन दोनों में हमने देखा रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन इसमें ज़्यादा बढ़िया था, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। जल्दी से जो कहानी मैंने ये समझाई इसको अपने शब्दों में लिखेंगे, फिर उसके बाद मैं और भी एग्जाम्पल आपको कराता हूँ। मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख के दिए हैं, उस क्वेश्चन को आपको बताना है। जैसे मेरा पहला सवाल है कि इन दोनों में किस में बेटर कॉन्जुगेशन हो रहा है, या मैं कह लूँ किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है। देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि जिसमें जितना अच्छा कॉन्जुगेशन या जितना अच्छा रेजोनेंस हो रहा होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल जितना ज़्यादा अच्छा तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, इसमें अभी क्या है, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं ऑर्बिटल डायग्राम, तो ये सिस्टम कुछ ऐसा होगा, ये पी, ये पी, ये पी, ये पी पैरेलल पहले से ही थे क्या, तो पहले से ही आराम से कॉन्जुगेशन हो रहा है, आराम से हो रहा है, आराम से फ्लो में हो रहा है। लेकिन मेरे भाई इसमें मुझे पता है पहले क्या होगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो किस में रहा होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहा होगा। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से मैंने थोड़ी सी एनर्जी तो खर्च करनी पड़ी, तब जाके वो प्योर पी ऑर्बिटल में फिर रेजोनेंस किया। क्या मुझे इसमें कोई एनर्जी खर्च करनी पड़ी थी पहले वाले, नहीं, पहले से सब पी ऑर्बिटल पैरेलल है तो कोई एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत ही, जबकि मुझे इसमें थोड़ी सी एनर्जी खर्च करनी पड़ी। तो बढ़िया, ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस यहाँ हो रहा है, ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस यहाँ हो रहा है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी। अब मेरे भाई इसको बोलते हैं पेरिडीन और इसको बोलते हैं पाइरोल। ध्यान से देखिएगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि ये वाला जो ऑर्बिटल होगा ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और नाइट्रोजन का ये ऐसा है। तो ये ऑटोमेटिक चारों तरफ से रेजोनेंस कर रहे हैं। इनमें जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो बढ़िया रेजोनेंस कर रहे हैं, और इसका जो लोन पेयर होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, वो जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो लोन पेयर तो वैसे भी रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये px है तो ये भी पाई बॉन्ड जो बना होगा px के बीच में, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर बचा वो py या pz में रहा होगा, तो लोन पेयर तो कर ही नहीं रहा। लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले किस में रहा होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहा होगा, फिर वो कहाँ आया होगा, प्योर पी ऑर्बिटल। तो थोड़ी सी इसमें मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ गई होगी, फिर उसके बाद ये पी ऑर्बिटल में आने के बाद ये रेजोनेंस कर रहा है। जबकि यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है ये नेचुरल रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। लेकिन यहाँ लोन पेयर पहले किस में रहा होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर प्योर पी ऑर्बिटल में होगा, तब रेजोनेंस कर रहा है। तो थोड़ी एनर्जी खर्च पहले मैंने करनी पड़ेगी। तो यहाँ कोई एनर्जी नहीं लग रही, ऑटोमेटिक कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी पेरिडीन की। अगला सवाल मतलब इतना कातिलाना सवाल है कि जिस साल जे एडवांस में आया आधी जनता गलत करके आएगी बेटा। एडवांस का सवाल आएगा, ये मैं गारंटी कह रहा हूँ आएगा। ध्यान से देखना, पहली बात, इसका लोन पेयर अगर मैं यहाँ पे s ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, काम की बात बोल रहा हूँ। अब
चाहता तो मैं इसको कहानी से भी समझा लेता अब, लेकिन मैं चाहता हूँ आप समझें। ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, तो sp ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ होगा, इनके बीच में होगा sp, फिर यहाँ होगा sp2, फिर यहाँ होगा sp3। तो पहले अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर जब रेजोनेंस नहीं कर रहा था तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 था क्या, तो मतलब पहले लोन पेयर किस में प्रेजेंट रहा होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। लेकिन मेरे भाई इसमें देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे s बना रहा हूँ, यहाँ पे p है, बीच में कहीं sp होगा, फिर क्या आएगा sp2, फिर आएगा sp3। लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखना, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसमें देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये दूसरा हाइड्रोजन के साथ और तीसरा लोन पेयर, तो तीन का मतलब जो इसका लोन पेयर होगा वो किस में रहा होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अब मेरे भाई बताओ, sp3 से p में जाना आसान है कि sp2 से p में जाना आसान है, तो इसमें बेटा मुझे ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसमें sp3 से डायरेक्टली p में चलाएगी, तो बेटा कॉन्जुगेशन यहाँ ज़्यादा बढ़िया होगा, तो रेजोनेंस एनर्जी भी किसकी बढ़िया होगी, यहाँ पे बढ़िया होगा। जे एडवांस का सवाल आएगा मेरे भाई, लिख के ले लो मुझसे, किसी साल जिस साल भी आ जाए ये सवाल ज़रूर आएगा, जे एडवांस में या जे मेंस या नीट में भी पूछा जा सकता है। जब से एनटीए पेपर कराने, जैसे आपको पता है ना कि नीट का पेपर अब कौन करा रहा है, एनटीए कराएगा, तो कुछ भी आ सकता है, डोंट नो, तो उस हिसाब से तैयारी करिए कि कुछ भी आ जाए, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ ये सवाल करने आपको बताना है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। चलिए पहला सवाल नाइट्रोजन। अब ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो लोकलाइज्ड होगा कि डीलोकलाइज्ड, अरे परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है तो क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या कॉन्जुगेशन में कर रहा है ना, तो ये लोन पेयर कैसा हो गया, लोकलाइज्ड है। आपको ये भी बताना है लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 और एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2 और लोकलाइज्ड। लेकिन क्या इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, नहीं, ये रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, क्या लोन पेयर काउंट करेंगे, नहीं, लोन पेयर तो डीलोकलाइज्ड है, तो लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा, इसका sp2 ही आएगा। अगला सवाल देखें, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर से भी कर रहा है और इधर से भी कर रहा है, मतलब डीलोकलाइज्ड है, पहली बात तो ये। और उसके बाद कितने नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, पहला दूसरा तीसरा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। क्या ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहा है, तो दो लोन पेयर है, कोई नहीं कर रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, पहली बात तो ये लोकलाइज्ड होगा लोन पेयर, और दूसरी बात हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। कैसे, 2 सिग्मा बॉन्ड इधर और 2 लोन पेयर। इसका ऑक्सीजन क्या रेजोनेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि लोन पेयर के जस्ट बगल में p ऑर्बिटल चाहिए, है क्या, नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया, लोकलाइज्ड, और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया, sp3 हो गया। ये लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, और एक लोन पेयर ही कर पाएगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी समझा दिया था कहानी से। तो डीलोकलाइज्ड है एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर खाली बैठा है, तो कितना हो जाएगा, sp2। अगला, अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो डीलोकलाइज्ड है, और हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 1 2 3 का मतलब sp2 हो जाएगा। क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है या डीलोकलाइजेशन, नहीं, क्यों, अगर ये नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बना रहे तो ये किससे बन रहा है, सपोज px है, तो इसका लोन पेयर किस में होगा, py या pz में, और वो परपेंडिकुलर बाहर निकला होगा, तो उसका लोन पेयर कैसा है, यहाँ का लोकलाइज्ड है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और एक लोन पेयर 3 का मतलब sp2। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा हम लोकलाइज्ड लोन पेयर को काउंट करते हैं। अगला देखो, क्या इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर आएगा क्या, किसमें, कॉन्जुगेशन में, बिल्कुल नहीं, तो ये लोकलाइज्ड हो गया। कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसका भी मैं बता रहा हूँ, लोकलाइज्ड sp2, लोकलाइज्ड sp2, ठीक है। इसका ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो डीलोकलाइज्ड, लेकिन sp2 आएगा, ये भी डीलोकलाइज्ड, क्यों, ये इधर गया, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 3, तो डीलोकलाइज्ड sp2। ये वाला केस एक लोन पेयर क्या कर रहा है, ये दोनों केस ऑलरेडी मैंने बता दिया, आप ध्यान से या खुद से कर लेना, ठीक है। आई होप अभी आपको मज़ा आ रहा होगा। एक छोटा सा टॉपिक और है, इसी क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से आप इतना लिखिए, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ क्रॉस कॉन्जुगेशन वर्सेस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन।
ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, मैंने आपको समझाने के लिए अब नया टॉपिक हमारा जो है वो है, लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वर्सेस क्रॉस कॉन्जुगेशन। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। एटलीस्ट 3 पाई सिस्टम इन विच 2 pi bonds are not in conjugation with each other but the last pi bond should be in conjugation। मतलब हमारे पास 3 पाई सिस्टम होना चाहिए, पहला, दूसरा और बीच में तीसरा। पहला दूसरा आपस में कॉन्जुगेशन ना करे, बट तीसरा वाला पहले के साथ भी करे और दूसरे के साथ भी करे। तो ऐसे सिस्टम जहां मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये बताइए क्या ये डबल और ये डबल आपस में कॉन्जुगेशन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। ये डबल और ये डबल आपस में तो कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा, बट ये डबल इसके साथ भी कर रहा है, ये डबल इसके साथ भी कर रहा है। तो ये डबल बॉन्ड कैसा कर रहा है, यहाँ कैसा सिस्टम है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये डबल आपस में नहीं कर रहे, बट ये लोन पेयर जो है इसके साथ भी कर रहा है और इसके साथ भी कर रहा है। सेम बेटा ऐसा। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन के। अब मेरे भाई एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन में डिफरेंस क्या है और कौन ज़्यादा बढ़िया कॉन्जुगेशन होता है, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, इसमें भी एक कहानी आपको जाते जाते सुना के जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये है जो नॉर्मल कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल, इसको अपन बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और नीचे मैं बना रहा हूँ एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ ये C1, ये C2, ये है C3, ये है C4। इसमें भी इसको कह रहा हूँ C1, इसको कह रहा हूँ C2, इसको कह रहा हूँ C3, इसको कह रहा हूँ C4, C5, C6। अगर मेरे भाई आपसे मैं पूछूं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट कहानी बोलने जा रहा हूँ, वरना मैं चाहता तो एक लाइन में आंसर बोल के निकल जाता, समझा के निकल जाता, बट मैं चाहता हूँ आपको पता होना चाहिए। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो डबल इधर, ये इधर। पहली पॉसिबिलिटी, इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ नेगेटिव आया, ठीक है। फिर किसी ने कहा सर उल्टा भी तो चल सकता था, बोले तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता था कि इधर क्या आ जाए पॉजिटिव और इधर क्या आ जाए नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है। तो इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3 बने। लेकिन आप ध्यान से देखें, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से आपको बताना है C1 C2 और C2 C3। C1 C2 में कितनी बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, C1 C2 में यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ सिंगल, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर 1 डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक बार है। बट अगर मैं C2 C3 की बात करूँ, बट मैं अगर C2 C3 की बात करता हूँ, हाँ, तो अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं C2 C3 की बात करता हूँ तो C2 C3 में क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो C2 C3 में कितनी बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, 2 बार है क्या? C2 और C3 में 2 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर है आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। हाँ, C2 C3 में देखेंगे तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर 2 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। और अब मैं C3 C4 के बारे में चर्चा करूं तो कितनी बार C3 C4, एक यहाँ पे, कितनी बार, एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर। चलेगा क्या? अब मेरे भाई इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब इसका बनाते हैं तो इसमें कई सारा बन सकता है। पहली पॉसिबिलिटी कि ये डबल इधर तो ये इधर जाएगा, पहला बना रहा हूँ, ये डबल इधर तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये एज इट इज़ रिटेन रहेगा। इसी का रिवर्स कर लीजिए, एक आप यहाँ पॉजिटिव कर लो, यहाँ डबल, यहाँ नेगेटिव, एज इट इज़ रिटेन रहा ये। तीसरा क्या कर लें, इस डबल बॉन्ड को रिटेन रखो, इधर पॉजिटिव, इधर क्या कर लो नेगेटिव, बीच में सॉरी, यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ क्या आएगा नेगेटिव आएगा। और चौथा ध्यान से देखिए, यहाँ नेगेटिव कर लो और यहाँ क्या कर लो पॉजिटिव कर लो। तो इसके 1 2 3 4 5, एक पहला वाला और बाकी बना। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर C1 C2 में मैं देखूं तो कितने 5 केसेस में कितने ऐसे केसेस है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। तो पहले में डबल बॉन्ड C1 C2 में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ है। तो अब मैं C1 C2 का लिख रहा हूँ, यहाँ पे ब्लू कलर से लिखता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा कहानी, फिर इसके बाद मैं कहानी के फॉर्म में आपको समझा दूंगा। अगर मैं C1 C2 में देखूँ, C1 C2 में एक डबल बॉन्ड यहाँ है, टोटल कितना आया 3 और आउट ऑफ कितना आया 5। तो मतलब C1 C2 में अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आएगा 0.6,
5, हाँ 3/5 मतलब 0.6। और जबकि C1C2 में यहाँ पे कितना था, प्योरली एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, मतलब कितने में से, 1/3 में से, तो 1/3 में से मतलब 0.33 डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, लेकिन 0.6 यहाँ है। तो मेरे भाई इन दोनों स्ट्रक्चर को देख के मैं एक बात गारंटी से बोल सकता हूँ कि जो C1 इसमें C1C2 और इसमें C1C2 में डबल बॉन्ड ज़्यादा कहाँ रुका है, इस केस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा यहाँ रुका, मतलब C1C2 डबल बॉन्ड ज़्यादा यहाँ रुका। लेकिन अगर मैं C3C4 के बारे में पूछूँ आपसे, अगर मैं पूछूं C3C4, यही मेन काम का है, क्योंकि देखो ये C3C4 था, यहाँ पे भी C3C4, लेकिन यहाँ भी एक ऐसा था क्रॉस टाइप का था और यहाँ क्रॉस टाइप का नहीं, तो दोनों में क्या फ़र्क पड़ा वही देखते। अब C3C4 में इसमें देखो एक जगह यहाँ डबल बॉन्ड, फिर बस एक ही, तो कितना डबल बॉन्ड आया, एक डबल बॉन्ड है आउट ऑफ 5, तो 1/5 मतलब 0.2, मतलब डबल बॉन्ड कितना था, 0.2% था। यहाँ पे चेक करते हैं C3C4 में कितना था, एक डबल बॉन्ड यहाँ था आउट ऑफ 3, तो बेटा C3C4 में कितना डबल बॉन्ड, 1 आउट ऑफ 3, तो मतलब 0.33 आया। तो बेटा डबल बॉन्ड कैरेक्टर C3C4 में एक्चुअली में कहाँ ज़्यादा देर तक है, C3C4 में हमने देखा यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ का डबल बॉन्ड ज़्यादा देर तक रुका होगा, जबकि ये डबल बॉन्ड ज़्यादा कॉन्जुगेशन कर रहा होगा। ज़्यादा कॉन्जुगेशन करेगा तो बेटा अगर इन दोनों सिस्टम में मैं आपसे पूछूं, इन दोनों सिस्टम में तो कहाँ ज़्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, C3C4 मतलब इसके साथ भी है, इसके साथ भी कर रहा। तो अगर मेरे को सिंपल सी बात करूं, अगर कहानी के फॉर्म में आप सुनना चाहते हो तो इतना लिख लो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत कहानी में मज़ा आने वाला है। लास्ट का फेज चल रहा है अभी, ये आज हमारा लास्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर का मोस्ट जो ये पार्ट है ये खत्म, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन की शुरुआत है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अगर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक है पप्पू, ठीक है, वापस से मार्कर नहीं चल रहा यार, क्या हो गया, पप्पू, और इस बार पप्पू का भाई गप्पू है। इस बार पप्पू और गप्पू की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। ये हमारा कौन है, ये हमारा है पप्पू भाई साहब, ठीक है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। और यहाँ पे हमारे बाल वाल बना दो, ये है गप्पू, क्या नाम है इसका, पप्पू, और ऊपर गप्पू। लेकिन पप्पू की ना बेटा गर्लफ्रेंड है, और कितनी गर्लफ्रेंड है, 2 गर्लफ्रेंड है। एक का नाम है राम दुलारी, क्या नाम है बेटा, राम दुलारी, देख रहे हो नाम कितने अच्छे अच्छे मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, सुंदर बना देता हूँ इसको। और दूसरी जो गर्लफ्रेंड है ना, पप्पू बड़ा कमीना टाइप का है ना, क्यों, 2 गर्लफ्रेंड है इसके पास, पप्पू के पास 2 गर्लफ्रेंड है, एक का नाम है राम दुलारी और दूसरे का नाम है चंपा। याद आ रहा है क्या वो चंपा वाली स्टोरी, है ना। आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन पप्पू ना एक टाइम पे मंडे, फ्राइडे, सैटरडे किसको टाइम दे पाता है, राम दुलारी को, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे किसको टाइम देता है, चंपा को। लेकिन पप्पू का तो मजा ही है, मंडे को अलग, फ्राइडे को अलग, मंडे इधर टाइम दे रहा है, ट्यूसडे इधर, फ्राइडे इधर, सैटरडे। लेकिन मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो तो राम दुलारी को सोचो, वो कह रही है कि यार सिर्फ मेरे को मंडे, फ्राइडे, सैटरडे टाइम दे रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं इस केस में पप्पू को मजा आ रहा है, क्या चंपा को मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा, इतना मजा नहीं आ रहा ना इतना राम दुलारी को आ रहा है, लेकिन पप्पू को मजा आ रहा है। लेकिन अगर इस केस में देखें, जब चप्पू है तो चप्पू की गर्लफ्रेंड है, चप्पू की गर्लफ्रेंड कौन है, राम दुलारी ही है, चप्पू की गर्लफ्रेंड कौन है, राम दुलारी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, काम की बात बोल रहा हूँ। लेकिन जो चप्पू है वो अच्छा है, वो क्या कर रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारा का सारा टाइम कहाँ दे रहा है, पूरा पूरा किसको दे रहा है, चंपा को दे रहा है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पप्पू जो है वो क्या कर रहा है बेटा, पप्पू को ज़्यादा मजा है, इधर भी मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, इधर भी, दोनों एक साथ 2 चल रहा है, तो मज़ा आ रहा है ना। तो पप्पू का तो यहाँ मजा है, लेकिन यहाँ चप्पू की अगर बात करें, गप्पू, तो गप्पू का अपना पूरा टाइम किसको देना पड़ रहा है, चंपा को देना पड़े, तो चप्पू का उतना ज़्यादा मज़ा नहीं। तो मेरे भाई इसका ये मतलब है कि अगर कोई डबल बॉन्ड ऐसा आ जाता है जो बीच में आ जाए, है ना, तो अगर मैं उसको और नॉर्मल जो एक ही कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, सिर्फ एक ही के साथ कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, तो किसका ज़्यादा मजा है, पप्पू और चप्पू में किसको ज़्यादा मजा आ रहा है, पप्पू को ज़्यादा मजा आ रहा है। तो मेरे भाई ये डबल बॉन्ड और C3C4 ये क्या है, पप्पू है, ये हमारा कौन है, गप्पू, गप्पू सिर्फ किसके साथ, चंपा के साथ बिजी। ये कौन है, पप्पू, पप्पू किसके साथ, इधर भी बिजी, इधर भी
बिजी, दोनों तरफ से बिजी है क्या, और दोनों तरफ से बिजी है तो मज़ा ज़्यादा इसको आ रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये क्रॉस सिस्टम है, क्रॉस सिस्टम है बेटा। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूँगा, इन दोनों में अगर मैं बात करूँगा, ये ए है, ये बी है, तो बी इज़ ग्रेटर देन ए। जल्दी से ये कहानी लिखो तो मैं समझाता हूँ, इतनी कहानी जरूर लिख लेना, काम की कहानी है बेटा ये। जल्दी से जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो, वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखिएगा। अब कहानी याद रखना, मज़ा ज़्यादा किसका आया था, जब डबल बॉन्ड बीच में आ गया, उस केस में हमने कंपैरिजन किया किसका किसका। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल आता है, ये ए है और ये बी है, तो ए और बी में ज़्यादा कॉन्जुगेशन कहाँ हो रहा है, जैसे यहाँ से भी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया। जो हम देखे थे C3 C4 में 0.2% डबल बॉन्ड था, इसमें 0.3, मतलब डबल बॉन्ड कम है। तो डबल बॉन्ड कम है तो कहाँ बिजी होगा, ज़्यादातर डबल बॉन्ड कहाँ बिजी होगा, कॉन्जुगेशन में बिजी होगा। ये एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिकल से समझा दिया, उधर कहानी से समझा दिया, इधर देखना। तो ये वाला सिस्टम बी वाला ज़्यादा बढ़िया होगा, मतलब यहाँ क्रॉस ज़्यादा बढ़िया है, ये हमारे इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड, बी इज़ ग्रेटर देन ए, ये है कॉन्जुगेशन। लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अगर लेकिन अगला क्वेश्चन ये आ जाए, यहाँ भी डबल बॉन्ड 2 है, लेकिन अगर अगला क्वेश्चन ये आ जाए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा कौन था, ये पप्पू था, पप्पू इधर भी बिजी, इधर भी, लेकिन ये पप्पू था हमारा, ये कौन है, पप्पू था, तो पप्पू को मज़ा आ रहा था। और ये वाला हमारा कौन था, चप्पू था, चप्पू केवल एक ही के साथ बिजी है, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है, ओ इसको इधर भी मौका मिल रहा है, इधर भी मौका मिल रहा है, दो दो जगह। लेकिन मेरे भाई पप्पू हो गया, सॉरी इसका नाम अपन ने गप्पू रखा था, क्या था, अरे नाम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, गप्पू। अब पप्पू गप्पू, अब किसकी बारी है, चप्पू की। ये जो चप्पू है ना बेटा, तो ये जो चप्पू की गर्लफ्रेंड है अगल बगल, ये दोनों आपस में भी क्या है, आपस में फ्रेंडली, ये चाहती हैं कि ये दोनों साथ में भी रह ले, तो इनको कोई दिक्कत नहीं, मतलब इधर ये इधर, ये इधर, ये इधर, तीनों जगह एक दूसरा माइग्रेट करता रहेगा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, तीनों को मजा आ रहा है। यहाँ पे जब ये इसके साथ कर रहा होगा तो इसके साथ नहीं, इसके जब ये इसके साथ मंडे ट्यूसडे फ्राइडे जा रहा है, लेकिन इसके साथ ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो इन दोनों को मजा नहीं, लेकिन इसमें तीनों को मजा आ रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर इसमें पाई बॉन्ड क्या है, 3 है, और इसमें कितने, 3 और इसमें 2, तो सबसे बेकार तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा हो जाएगा ए, इन दोनों में देखें तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, फिर आ जाएगा सी। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं बेटा लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें अपन को अगर लिखना चाहें तो याद रखिएगा, लिखेंगे ए में हमारा क्या था, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन था कि नहीं था, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। बी हमारा किससे बेटर है, क्रॉस कॉन्जुगेशन से, और सी में हमारा क्या था, लेस कॉन्जुगेशन हो रहा था। तो ये हो जाती है स्टेबिलिटी का ऑर्डर या रेजोनेंस का ऑर्डर, या इसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा, फिर इसमें। तो ये कहानी थी एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस कॉन्जुगेशन की। यहाँ पे कहानी को समाप्त करते हैं। आई होप आज की क्लास में आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगली क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेसोमेरिक इफेक्ट, या जिसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। नई क्लास में मिलेंगे, नए क्लास से शुरुआत करेंगे और एक धुआंधार शुरुआत करेंगे, जिसमें बहुत ही आनंद आएगा आपको। ऐसी ऐसी कहानियां बताऊंगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, मन लगा के पढ़िए, टेंशन नहीं लीजिए, और अपने दोस्तों को ऐसी कहानियां ज़रूर सुनाइए। आपका काम है 10 लोगों को ये बात बताना, 10 लोगों तो ये वीडियो शेयर करना है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।